और जिस तरीके से महिला अपराध बढ़े हैं उत्तराखंड में 2-2.5 महीने के अंदर 4 बड़े केसेस हो गए। रुद्रपुर में नर्स की हत्या और बलात्कार, हरिद्वार में 26 जून को एक 14 साल की बेटी का हत्या बलात्कार, उसके अलावा 13 साल की बेटी का बलात्कार जो है आईएसबीटी देहरादून में जो प्रदेश की राजधानी है, ये केसेस मामूली नहीं है। और ये मेरे को लगता है कि अगर अंकिता के टाइम में टाइम से खुलासा होता, वो वीआईपी अगर सलाखों के पीछे होता तो अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं होती। मेरे को अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी कैलकाटा की तो बात करे, उसका हम बट गए हैं। डॉक्टर मरेगा तो डॉक्टर्स और ये सारे लोग करेंगे। अगर कोई गरीब की बेटी, मजदूर की बेटी मरेगी तो कोई दूसरा सामने नहीं आएगा। भैया 13 साल की बच्ची, वो 14 साल की बच्ची, वो अंकिता भंडारी, वो ममता जोशी बहुगुणा जिसका आज तक पता नहीं है, भाई आरोप लगा रहा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पे, ये कहाँ थे। और ऊपर से बेशर्मी इतनी कि ऋषिकेश की एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे से संबंध रखती थी, उसने अंकिता के लिए न्याय की बात करी, उसको पार्टी से बाहर कर दिया। कितनी बड़ी हिम्मत है। उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जी, उनसे बात करते हैं। आज आपने एक रैली करी है, ईडी और सीबीआई पर आपने धावा बोला है, सरकार पर हमला किया है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार इसी तरीके से काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है बार बार? देखिए, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसको अगर आप गौर से देखें तो राहुल गांधी जी 1 साल पहले से इस बारे में लोगों को सतर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सीरियसली नहीं लिया। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसने सीबी की जो चेयरपर्सन है उनके जो शेयर्स हैं, उनके हस्बैंड के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और अडानी जी के जो रिलेशंस हैं उसको ओपन किया है, खोला है। और कांग्रेस ने बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जब नीचे गया तो लोगों का अरबों खरबों रुपया उसमें डूबा है, और वो डूबा है आम आदमी का। वो ना तो किसी पॉलिटिशियन का डूबा है और ना ही किसी बड़े बिजनेसमैन का डूबा है। वो पैसा एक आम जो मध्यम वर्गीय आदमी है, जो अपनी दिन भर की मेहनत से जो कमाता है, वो थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर के लिए इन चीज़ों में इन्वेस्ट करता है ताकि जल्दी से पैसा बढ़े और वो अपना फ्यूचर अच्छा कर सके। तो उसके लिए कांग्रेस की डिमांड है कि हम इसकी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत इसकी जांच करें। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? अगर सब कुछ ठीक है तो डर किस बात का है। दूसरा, लगातार देखा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का एक बेजा इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नारायण राणे, येदुरप्पा, ये ऐसे नेता थे जो एक टाइम पर बीजेपी से थोड़ा बाहर गए और इन्होंने बीजेपी के ऊपर अटैक किए, तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच बैठती है और उसके बाद वो वापस बीजेपी में जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। और वो उसका स्टेटस क्या है आज उन केसेस का, वो किसी को पता नहीं है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है, पढ़े लिखे आदमी को, कि आखिर जो नेता बीजेपी में गए जिन पर ईडी सीबीआई की जाँच बैठ रही थी, उनका स्टेटस क्या है। ये एवरीबडी वॉन्ट टू नो दैट, बट कुछ नहीं है, ना पत्रकारों को पता है ना किसी और को पता है। और जिस तरीके से 143 सांसदों की सदस्यता रद्द की गई है, उसके अलावा राहुल गांधी जी को संसद से बाहर किया गया इस चुनाव से पहले, वो सब ने देखा है। और जो थ्रेट था संविधान को, उसको लेकर एक अच्छी लड़ाई कांग्रेस के लोगों ने और इंडिया गठबंधन के साथियों ने लड़ी। और नतीजा यह है कि आज बीजेपी की सरकार बैसाखियों पे है। 3 बड़े जो प्रस्ताव बीजेपी लेके आई थी, जो बड़े कानून बनाने की बात बीजेपी कर रही थी, उनको वापस लेना पड़ा, उनको यू टर्न लेना पड़ा है। तो ये ताकत दिखाने की बात थी। और आज का जो प्रदर्शन था वो केवल इन बातों को लेकर है कि जो अडानी या इस तरीके की चीज़ें हैं, जो किसानों का आंदोलन था उसमें जो भूमिका इन लोगों की रही है, जो देश की संपत्तियों को देश के पैसे से, मतलब बैंक, हमारे ही सरकारी बैंक लोन दे रहे हैं अडानी को, और अडानी हमारी जो देश की संपत्तियां हैं जो पुराने नीति निर्धारकों ने जोड़ी हैं उनको खरीद रहा है, हमारे पैसे से हमारी संपत्ति खरीद के हमारे ऊपर रूल करने की कोशिश कर। तो इन चीज़ों को लेकर चिंतित हैं, बेरोजगारी को लेकर, और जिस तरीके से महिला अपराध बढ़े हैं उत्तराखंड में 2-2.5 महीने के अंदर 4 बड़े केसेस हो गए। रुद्रपुर में नर्स की हत्या और बलात्कार, हरिद्वार में 26 जून को एक 14 साल की बेटी का हत्या बलात्कार, उसके अलावा 13 साल की बेटी का बलात्कार जो है आईएसबीटी देहरादून में जो प्रदेश की राजधानी है, ये केसेस मामूली नहीं है। और ये मेरे को लगता है कि अगर अंकिता के टाइम में टाइम से खुलासा होता, वो वीआईपी अगर सलाखों के पीछे होता, तो अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें। और इन सभी चीज़ों को लेकर आक्रोश था और पूरे देश ने ये तय किया, कांग्रेस ने, कि हम इसको एक बड़े प्रदर्शन के रूप में करेंगे। मेरे लिए अगर आप निजी माने तो जो कल का एक यहाँ प्रदर्शन था उसको लेकर मैं चिंतित था, जिस तरीके से हिंदू हिंदू भाई भाई, जबकि नारा यह था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, क्योंकि भारत की एकता की बात है। इस सवाल पे मैं आ रहा हूँ, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ
उसमें देखा गया कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है उसकी भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें काफ़ी लोग जुड़े थे। और जो उत्तराखंड में जो बेटियों पर हमला हो रहा है या बेटियों पर हिंसा हो रही है उसमें भीड़ काफ़ी कम थी। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये जाहिर सी बात है कि हमें उनकी भी चिंता है जो बांग्लादेश में रहते हैं, हमें उनकी भी चिंता है जो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन हमें उनकी भी चिंता होनी चाहिए जो उत्तराखंड में रहते हैं और भारत में रहते हैं। पूरे भारत में महिला सुरक्षा को लेकर आवाज़ उठ रही है और बात बंगाल से आती है। आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं कांग्रेस के ऊपर कि आप बंगाल की बात नहीं करते हैं। देखिए, यू आई एम एग्री विद योर एवरी पॉइंट। अगर आप देखें, मेरी चिंता इसी बात को लेकर है। आखिरी पायदान में थे हम 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में। इन 6 सालों में हम पहले स्थान पे आ गए। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही, करण मेहरा नहीं कह रहा है। रही बात बलात्कारों में कांग्रेस की भूमिका की, तो चाहे निर्भया का टाइम था, हमारी गवर्नमेंट थी, हम लोग इन्वॉल्व थे। हर आंदोलन में, हर चीज़ में सक्रिय थे। कानून बनाने में हमारी उनने मदद की, उसके भाई को पायलट बनाने में मदद की। उसके अलावा भी हम रोज़ मखुर रहे। कांग्रेस से और करण मेहरा से तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं नहीं रहा। हर ऐसी घटना में मैं मुखर रहा हूँ और लड़ा हूँ। मेरे को अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी कैलकाटा की तो बात करे, उसका हम बट गए हैं। डॉक्टर मरेगा तो डॉक्टर्स और ये सारे लोग करेंगे। अगर कोई गरीब की बेटी, मजदूर की बेटी मरेगी तो कोई दूसरा सामने नहीं आएगा। भैया 13 साल की बच्ची, वो 14 साल की बच्ची, वो अंकिता भंडारी, वो ममता जोशी बहुगुणा, जिसका आज तक पता नहीं है। भाई आरोप लगा रहा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पे, ये कहाँ थे? और ऊपर से बेशर्मी इतनी कि ऋषिकेश की एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे से संबंध रखती थी, उसने अंकिता के लिए न्याय की बात करी, उसको पार्टी से बाहर कर दिया। कितनी बड़ी हिम्मत है कि आप एक संवेदनशील मुद्दे में बोलने में अपने पार्टी के कार्यकर्ता को बाहर कर रहे हैं। तो मेरा चिंता ये है कि बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक रहता है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, वो सुरक्षित रहना चाहिए। और जिस धर्म का नाम लेकर ये लोग कल कर रहे थे रैली, वो धर्म तो सर्वसंभाव की बात करता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है। वो तो सर्वभवन्तु सुखिनः कहता है, वो तो प्राणियों का कल्याण हो कहता है। वो तो ये कहता ही नहीं कि इंसान का कल्याण हो। हिंदू मुसलमान तो बाद में आएंगे। वो तो कहता है प्राणियों का कल्याण हो, मतलब जानवरों का भी हो, पेड़ पौधों का भी हो, पक्षियों का भी हो, नदियों का भी हो, हिमालय का भी हो, हम सब का भी हो। तो ऐसे धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वाले जब इतनी तुच्छ राजनीति करते हैं तो उससे भारत कमज़ोर होता है। भारत केवल हिंदू से नहीं होता, भारत अब्दुल हमीद से भी होता है, खान गफूर खान से भी होता है, बिस्मिल्लाह खान से भी होता है, भारत नेहरू से भी होता है, पटेल से भी होता है, भारत जो है तिलक जी से भी होता है, भारत इंदिरा जी से भी होता है। तो ये कहना कि केवल इनके एक विधायक ने बयान दिया है, दिलीप जी ने, कि मतलब केवल हिंदू सुरक्षित रहें बाकी ना रहें, ये क्या है? जो गाँव में दो जातियाँ आपस में लड़ती हो, गाँव कभी तरक्की नहीं करता मेरे भाई। जिस देश में रहने वाले नागरिक आपस में लड़ते हैं या कोई अपने को इनसिक्योर फील करता है और कोई ज़्यादा सिक्योर फील करता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे पास अफगानिस्तान का इतना बड़ा उदाहरण है, बगल में पाकिस्तान आज किस गर्त में पहुंच गया कट्टरता की वजह से, हमारे पास उदाहरण है। भारत को उस रास्ते में ले जाने की जो लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, करण मेहरा के शरीर में जब तक जान है तब तक मैं इन चीज़ों का खुलकर विरोध करूँगा। पर आपके ऊपर एक ये भी आरोप लगता है कि कांग्रेस जो है उत्तराखंड में काफ़ी कमज़ोर हो गई है और करण मेहरा जो हैं वो आगे चल रहे हैं, उनके साथ बड़े लीडर साथ में नहीं हैं। जो उत्तराखंड में जो ये घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर बड़े नेता जो हैं वो सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं? करण मेहरा उनके साथ सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता को लेकर साथ में हूँ, मैं सबको निमंत्रण देता हूँ। इस बात का उत्तर तो वही लोग दे सकते हैं जिनकी ओर आप इंगित कर रहे हैं। पर मुझे लगता है मेरे हर कार्यक्रम में सब लोग हैं। आज जोत सिंह जी थे, गणेश गोदियाल जी थे, गुनसोला साहब थे, और हीरा सिंह बिज जी थे, सूरवीर सिंह सजवान थे, रंजीत रावत थे, हरक सिंह रावत थे, मैं स्वयं था। तो एक दो लोग नहीं हो सकते हैं। विधानसभा चल रही इसलिए नहीं है। अभी हमने 2 उपचुनाव जीते हैं, सभी लोगों ने काम किया है, दोनों उपचुनाव में हम लोग जम के लड़े हैं। तो ये कहना गलत है। हर नेता हर जगह नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जाते हैं कि सारे मंत्री साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। परसेप्शन बनाया जाता है, लोग कई किस्म की बातें करते हैं। हर जगह अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, उनके बारे में बोला जाता है। तो इसको ये अर्थ नहीं। आज का जो प्रदर्शन था, कल का इनका, इन्होंने कोई संस्था नहीं छोड़ी थी जिसको ना बुलाया, उससे 4 गुना बड़ा आज का हमारा प्रदर्शन था। तो उससे मेरे को संतोष हुआ कि अभी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो ज्वलंत मुद्दों में, जेन्युइन मुद्दों पर भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। और
कांग्रेस की स्ट्रेंथ वही है। आपकी केदारनाथ प्रतिष्ठा सम्मान यात्रा जो थी उसको लेकर भाजपा ने पहले आरोप लगाया कि आपदा के समय में आप यात्रा निकाल रहे हैं, और जब वो रास्ता बंद हो गया, आपकी यात्रा पूर्ण होने से पहले उसको रोकना पड़ा क्योंकि आपदा आ गई थी, तब भाजपा ने कहा कि आपदा की वजह से भगवान केदार ने इनकी यात्रा जो है रोक दी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जिस समय मैंने यात्रा निकाली उसकी कोई पहले से तैयारी नहीं थी। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, वो समय ऐसा था कि उस यात्रा को टाला नहीं जा सकता था। देश के शंकराचार्य का अपमान, केदारनाथ के गर्भगृह के नियम तोड़ा जाना, सोने की चोरी पर 2 साल से चुप्पी, कृष्णा माई की गुफा का नाम बदल देना और सनातन धर्म का नाम लेकर देश के नागरिकों में नफरत फैलाना, नफरत की दुकान खोलना, ये अति हो रही थी। और जब शंकराचार्य जी के अपमान पे अपमान हो रहा था और जब बीकेटीसी के अध्यक्ष लगातार सत्य से परे बातें कर रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपील की। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 38 से 41 डिग्री टेम्परेचर में रोज़ 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलने के लिए 200 आदमी रोज़ चलने के लिए इनरोल हुआ, और उसके साथ साथ लोकल के लोग 200 से 300 लोग रोज़ उसमें सम्मिलित होते थे। मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। रही बात कि आपदा क्यों आई, मेरे पहाड़ में हम देवभूमि के रहने वाले हैं, हालांकि इसको साइंस माने ना माने, लेकिन हमारे यहाँ जब किसी बड़े मंदिर या कोई ऐसे पूजा स्थल को शिफ्ट किया जाता है या उसका प्रतिरूप कहीं बनाया जाता है, तो उसकी एक विधि है। उसमें कई किस्म के जो बजाने वाले यंत्र हैं उनको लाया जाता है, देवताओं को नचाया जाता है, देवताओं को पुकारा जाता है, और देवता आते हैं, वो बताते हैं कि हमको किस विधि से, किस तरीके से इस कार्य को करना है। यहाँ तक कि उस मंदिर की मिट्टी ले जाके कहीं प्रतिष्ठित की जाती है तो उसकी भी परमिशन ली जाती है देवताओं से। और ये देवभूमि है और सबने इसमें कई किस्म के चमत्कार देखे। हमने देखा है किस तरीके से धारी देवी वाले केस के बाद केदारनाथ की घटना घटी थी, उससे इनने सबक नहीं लिया, ये तो सिला ले गए और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। क्या हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, अमर उजाला और बड़े पत्रकार जो आपके जैसे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे थे 12 तारीख को कि ये उद्घाटन हुआ है और ये शिला लाएगी, शिला का पूजन हुआ है केदारनाथ से लाके? ये खुद ही इनके बयान थे कि केदारनाथ की शिला है, उसको ले जाना। उसके अलावा पर इसका खंडन कर रही है बीकेटीसी, कह रही है कोई शिला नहीं गई। देखिए, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, अखबारों ने क्या ऐसे ही लिख दिया? तब खंडन क्यों नहीं किया जिस दिन छपा था 13 तारीख को? और इन्होंने तो तभी भी खंडन नहीं किया था जब 18 घोड़ों में सोना ले जाया गया, 230 किलो किया गया, तो 2 साल तक खंडन क्यों नहीं किया? पहले कहते रहे तांबे में हमने चढ़ाया, फिर कहा पीतल में चढ़ाया। जब करण मेहरा ने कहा कि चांदी कहाँ गई जो पुरानी लगी थी, तो कहते चांदी पे चढ़ाया। अरे चढ़ाया किस पे? एक बयान तो दो। वो 18 घोड़ों पे जब कहा आप लोगों ने, आपके साथियों ने, तो उस समय उसी समय विरोध हो जाना चाहिए। नहीं 23 किलो है, नहीं है 230 किलो, क्यों नहीं कहा? आपका असर केदारनाथ उपचुनाव में देखने को मिले? निश्चित ही बहुत नाराज़ी है इसी को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वहाँ नाराज़ी है। वहाँ गांव के लोगों की सड़कें आज तक नहीं बनी हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो चारधाम यात्रा इस बात के लिए अच्छी मानी जाती थी हमारे इलाके में कि 4 महीने के काम में 12 महीने का परिवार का भरण पोषण हो जाता था। किसी के होटल हैं, किसी के होम स्टे हैं, किसी ने टैक्सी खरीद रखी है, किसी ने रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं। इस बार की यात्रा केवल 11 दिन की रही जिसमें बिजनेस मिला है, बाकी कुछ नहीं था। केवल बाइक वाले आ रहे थे, उनके भी साइलेंसर खुले हैं, कान खराब हो रहे हैं, बड़बड़ बड़बड़ आवाज़ें आ रही हैं, और कोई व्यवस्था सरकार की तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, कानून का पालन नहीं हो रहा है। और वो आ रहा है, दर्शन कर रहा है, वापस जा रहा है सेम डे। हमारे लोगों को क्या मिल रहा है उससे? पुरानी सरकारों ने 10 दिन की बाध्यता की थी कि अगर 4 गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ आप जाएंगे तो आपको कम से कम 10 दिन का पैकेज रखना है, 10 दिन आपको रुकना पड़ेगा। 8 बजे के बाद संचालन बंद था, यात्राएं नहीं जाती थी, तो लोगों को रुकना होता था, तो आमदनी भी होती थी, लोग सुरक्षित भी रहते थे। लेकिन आज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई किस्म की दिक्कतें आ रही, उसको कोई नहीं देखा। और बेशर्मी इतनी है, सिलाई नहीं ले गए। बद्रीनाथ में जब अभी माइक्रो प्लान चला है, क्या हालत कर दी है। 4 पुश्तों से रहने वाले पंडित पुरोहित और वहाँ के लोग जिन्होंने वहाँ छोटी छोटी दुकानें खोल के अपना घर परिवार का भरण पोषण करते थे, उनको सबको उजाड़ दिया भाई। वहाँ बड़ी बड़ी दुकानें बन रही हैं और उनके रेट्स इतने बड़े हैं कि लोकल का आदमी उनको खरीद भी नहीं सकता, उनको किराए में भी नहीं ले सकता। तो ऐसी परिस्थिति, आप मॉल बना रहे हो, क्या जरूर? हमको आवश्यकता नहीं है, वर्षों से चल रहे हैं ये हमारे बद्रीनाथ धाम, और उसको धाम कहा गया है। देश के 4 धामों से एक धाम बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। और उस धाम में क्या लिखा है आप देखिएगा, टूरिज्म विलेज। धाम शब्द ही हट गया बोर्डों से। तो ये जो सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनसे, उनकी हरकतों से हम परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हैं, उनके प्रवक्ता और उनके बीकेटीसी के अध्यक्ष, उनकी सरकार में शामिल लोग हमारे शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं। तो ये कैसी राजनीति है? ये कैसा धर्म है? जिस धर्म ने पशुओं की पूजा करना सिखाया, जिस धर्म ने नदियों की पूजा करना सिखाया, जिस धर्म ने वृक्षों की, वनस्पति की पूजा करना सिखाया, जिस धर्म ने हमको वायु की पूजा करना सिखाया जिसको हम हवा कहते हैं, जिस धर्म ने हमको सूर्य की पूजन करना सिखाया, इंद्रदेव की पूजा करना सिखाया, उस धर्म का आदमी की सोच इतनी संकीर्ण हो गई। वो न्याय करने के बदले, क्षमादान के बदले, प्रेम करने के बदले वो नफरत फैलाने लगा है, वो भय पैदा करने लगा है लोगों में, लोग डरने लगे। ये कैसी राजनीति है? ये कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान? हमने देखा है, हम बचपन में बहुत छुआछूत होती थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कई सामाजिक सुधारकों ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, जनेऊ प्रोग्राम, अन्य प्रोग्राम, सहभोज के प्रोग्राम, ताकि ये छुआछूत खत्म हो, हमारे बीच की जो दूरियां हैं ये खत्म हो और हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक साथ आएँ, आगे बढ़ें और हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाएं। आज वो दोबारा से गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। उत्तराखंड में कांग्रेस का भविष्य कैसा रहने वाला है? अगर अभी नज़दीकी इलेक्शंस की बात करें, उसके बाद 2027 की बात करें, तो किस तरह से तैयारी करने वाले हैं? क्योंकि देखा जाए तो पूरे देश में कांग्रेस को बढ़त मिली, कांग्रेस के जो घटक दल हैं उनको बढ़त मिली, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस अभी भी कमज़ोर दौर से गुजर रही है। देखिए, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं नया नया अध्यक्ष बना था, 2-2.5 महीने में चंपावत का चुनाव शर्मनाक हार हमारी हुई थी। उसके बाद बागेश्वर का उपचुनाव हुआ, बीजेपी का एक मंत्री की मृत्यु होने के कारण हुआ, उनका परिवार चुनाव लड़ रहा था, भारी सिंपैथी थी, सरकार 3 साल बीजेपी की थी, उसके बावजूद भी 12,000 के हार को हम 2,000 पे लेके आए। हम जीत के मुहाने पर रहे कुछ गलतियों के कारण, और फिर 2 बाई इलेक्शन हुए। ये आज तक उत्तराखंड के इतिहास में नहीं हुआ कि जिसकी सरकार है वो बाई इलेक्शन हार जाए। 2 साल की सरकार है अभी, उसके बाद भी बद्रीनाथ और मंगलौर जीतने में हम कामयाब रहे। कांग्रेस मजबूत हो रही है, दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही। जो लोग दिखाना चाहते हैं कमज़ोर, उनकी मर्जी, लेकिन मेरी नज़र में कांग्रेस मजबूत हो रही। आज का जो प्रदर्शन था देहरादून में, मेरे 3 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ा प्रदर्शन था और ये स्वस्फूर्त था। मैं प्रसन्न हूँ कि पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट दिखाई दिया, लड़ने के लिए तैयार दिखाई दिया। तो कांग्रेस मजबूत है। केदारनाथ का चुनाव जीतेंगे, उसके बाद निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हम बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हरिद्वार में हूँ उससे मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। हरिद्वार में सर्टिफिकेट नहीं दिए गए जीते हुए लोगों को, काउंटिंग 8 बजे रात को रुकवा दी गई और सुबह हारे हुए लोगों को जिस तरह के सर्टिफिकेट बांटे गए वो निश्चित ही निंदनीय है। उसके लिए हमने विरोध भी दर्ज किया था, हमने प्रदर्शन भी किया, लेकिन क्योंकि सरकार जिसकी है उसी की चलती है। अगर वैसा नहीं हुआ तो हम निकाय और पंचायत भी जीतेंगे और 2027 में इस उत्तराखंड में आप कांग्रेस की सरकार देखेंगे, ये वादा कर रहा हूँ आपसे। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ करण मेहरा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, काफ़ी आश्वस्त है कांग्रेस की मजबूती को लेकर, तमाम मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर केदारनाथ धाम का जो नाम है जो कि मिसयूज़ हो रहा था, उसको लेकर जो उन्होंने यात्रा निकाली थी, उसको लेकर जो तैयारियां थीं और उसके बाद जो कांग्रेस को मजबूती मिली है, उस पर हमसे बातचीत की। और देखना होगा कि आने वाले जो मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस किस तरह से सरकार को घेरती है।